तो आज की क्लास में आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालना बताया था और इस क्लास में आप लोगों को हम गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना बताएंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बहुत ही आसान डेरिवेशन आपको लगेगा। सभी को पता है कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को अंत तक देखेंगे जिससे ये निगमन उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक गोली उत्तल पृष्ठ ले लेते हैं और इस गोली उत्तल पृष्ठ का नाम है एस पी एस डैश। जो P है वो इस गोली उत्तल पृष्ठ का क्या है भाई, पोल है, ध्रुव है। C क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये गोली उत्तल पृष्ठ है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो गोली उत्तल पृष्ठ मैंने खींचा हुआ है, ठीक है ना, तो ये जो गोली उत्तल पृष्ठ है ये निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से अलग करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से अलग कर रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, वस्तु से चलने वाली कोई प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वह क्या होगी, विचलित जरूर होगी। ठीक है, अगर वो विरल से सघन में जा रही तो वो अविलंब की ओर झुकती है और सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। यहाँ पर अगर यहाँ पर वस्तु को मैंने माना है, आप देख पा रहे हो कि ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये आपका एस पी एस डैश का गोली उत्तल पृष्ठ है, P इसका ध्रुव है, C इसका वक्रता केंद्र है और इस मुख्य अक्ष पर मैंने एक वस्तु मानी है O। वस्तु से चलने वाली पहली किरण जो है वो जाकर इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है बिंदु A पर। कहाँ पर आपतित होती है, बिंदु A पर। जब ये बिंदु A पर आपतित होती है तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, अविलंब की ओर झुक जाएगी। अब अविलंब क्या है, ये मैंने जो आपके सामने CN रेखा खींची है ये आपकी अविलंब है। अविलंब जो होती है वह गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा होती है। तो मैंने इस अपवर्तक पृष्ठ पर अविलंब खींचने के लिए वक्रता केंद्र से एक सीधी रेखा खींच दी जो कि इस गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अविलंब का कार्य कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वस्तु चलने वाली पहली किरण हम जो है इस अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित करते हैं तो यह अविलंब की ओर क्या होती है भाई, झुक जाती है। इसको जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये नीचे की ओर झुक गई क्योंकि अविलंब आपका ऐसे है तो आप इधर की ओर ही तो झुकेगी। अब वस्तु से चलने वाली जो दूसरी किरण है वो हम इस गोली उत्तल पृष्ठ पर अविलंबवत आपतित कर देते हैं ऐसे। ठीक है, जो कि पोल से होकर जाती है, ध्रुव से होकर जाती है। और आपको अपवर्तन की घटना में बताया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अपवर्तक पृष्ठ पर अविलंबवत आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो वस्तु से चलने वाली ये ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु से चलने वाली जो दूसरी किरण है वो इस उत्तल पृष्ठ पर अविलंबवत आपतित की जाती है जो कि बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। ये किरण और ये किरण हम देखें तो एक दूसरे को कहीं पर नहीं काट रही और जब तक किरण एक दूसरे को काटेंगे नहीं तब तक प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब ये आगे नहीं काटेंगी तो हम क्या करते हैं, दोनों किरणों को पीछे बढ़ा लेते हैं। इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखिए ऐसे, इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इस बिंदु I पर इस बिंदु O का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्योंकि किरणों को बढ़ाने पर प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। क्लियर है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। और आप सभी को पता है कि अपवर्तन की घटना में जो अविलंब होता है और जो आपतित किरण होती है इसके बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है और जो विचलित किरण होती है और जो अविलंब होता है उसके बीच बना कोण आपका अपवर्तन कोण R होता है। तो ये वस्तु चलने वाली किरण थी, ये आपका अविलंब था। ध्यान से देखिएगा, ये रेखा मैंने पहले से खींच दिया, भी काम आएगी। ठीक है, ये आपका अविलंब है। जब ये प्रकाश किरण जाकर इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपतित किरण है और ये अविलंब है। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच जो ये कोण बनेगा ये आपतन कोण I बनेगा। क्लियर है, जो पीछे की ओर किरण बढ़ाई गई है अपवर्तित किरण है। और यहाँ पर अगर अविलंब की बात करें तो आपका अविलंब आपका ये है। अब देखिए, जो अपवर्तित किरण है और जो ये आपका अविलंब है इसके बीच जो कोण बनेगा वो आपका अपवर्तन कोण क्या बनेगा, अपवर्तन कोण R बनेगा।
बनेगा कि नहीं बनेगा, सभी को पता है। अब ये अपवर्तन कोण आर हो गया है, ये पूरा एंगल देखिए तो आपका आई बनेगा, लेकिन इतने एंगल की बात करें तो देखिए ये आर बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना देखिएगा, इतना फिगर ऐसे, और उसके बाद इसको ऐसे देखिएगा ऐसे, तो ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण का शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो जो ये अपवर्तन कोण आर होगा वो यहाँ पर आपका इस कोण के बराबर होगा, NAI या IAN इस कोण के बराबर होगा। और जो ये कोण I बन रहा है वो कोण इस रेखा से, बीच वाली रेखा से बन रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हो कैसे बन रहा है? क्योंकि ये आपतित किरण थी, वो अभिलंब था, तो इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण है, और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तन कोण आर बन रहा है, जो कि इसका शीर्षाभिमुख कोण है। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ दिखाई कम पड़ रहा है तो वीडियो को देखिए, आप रोटेट कर लिया करें, ठीक है। फुल स्क्रीन मोड पर देखेंगे और क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लें तो आपको शायद अच्छे तरीके से समझ में आए। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको सबसे पहले यही लिखना है कि माना हमारे पास एक गोली उत्तल पृष्ठ है जिसका नाम SPS' यहाँ पर रखा गया है। इसका ध्रुव आपका P है, वक्रता केंद्र C है। हमारे पास इतनी जगह नहीं तो ये भी लिख देते। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट जहाँ से लिख रहे हैं यहाँ से आपको लिखना है कि माना जो आपतन कोण है, आपतन कोण कहाँ बनेगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण आपका बनेगा OAN, ठीक है, कोण OAN, इसको आपतन कोण I बोलेंगे। और जो आपका अपवर्तन कोण बन रहा है वो IAN के बीच बन रहा है, तथा अपवर्तन कोण, कौन सा कोण? अपवर्तन कोण कौन सा बन रहा है? अपवर्तन कोण बन रहा है IAN बराबर R, ठीक। साथ ही में अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो पोल की प्रतिबिंब से दूरी होगी उसे V से लिखा जाता है, V से लिख देंगे। और पोल की जो वस्तु से दूरी होगी उसको U से लिखा जाएगा, वो यहाँ से लिख देंगे। और वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R से व्यक्त किया जाता है। तो ये दूरियां भी यहाँ पर लिख लेंगे IP बराबर माइनस का V, क्योंकि ये सामने की दूरियां हैं, और OP बराबर माइनस की, ये भी सामने की दूरी है। और अगर हम बात करें PC की तो ये आपकी वक्रता त्रिज्या है, R होगी उत्तल पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, या समझ सकते हो एक्स अक्ष के धन दिशा की दूरी, इसलिए धनात्मक लिखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक बात हम पुनः मानेंगे। कौन सी बात पुनः मानेंगे? कि जो ये रेखा आपकी अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। अपवर्तित किरण यानी जो IA रेखा है, और जो OA रेखा है, और जो आपकी AC रेखा है, ठीक है, ये वाली रेखा, ये तीनों रेखाएं इस मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, और ये रेखा बीटा, और ये रेखा गामा कोण बनाती है। कौन सा कोण बनाती है? गामा कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे माना यहाँ पर जो OA रेखा है, OA, दूसरी रेखा आपकी IA है, तथा तीसरी रेखा आपके पास कौन सी? तीसरी रेखा CA है। CA मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाती है। अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सब बातें समझ में आ जाएंगी। ये जो आपकी OA रेखा है, जो IA रेखा है, और जो AC रेखा है, ये क्रमशः इस मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती हैं। तब अपवर्तन की घटना में सभी को पता है स्नेल का नियम लगता है। स्नेल के नियम में आपतन कोण भी आता है, अपवर्तन कोण भी आता है। तो हमको I और R का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? अगर हम त्रिभुज OA और C ले लें, ये ऐसे कुछ त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर O है, यहाँ पर A, यहाँ पर C है। यहाँ पर गामा कोण बन रहा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो अल्फा कोण बन रहा है, और यहाँ पर ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I है। तो जो कोण I, ये त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज OAC में जो आपतन कोण I होगा, आपतन कोण बाह्य कोण है, वो सुदूर स्थित अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। बताइए, इस फिगर को मैंने अलग बना दिया तो समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहाँ से आपतन कोण पता चल गया, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे IAC में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अपवर्तन कोण R है, ये बाह्य कोण हो जाएगा, और अंतः कोण बीटा प्लस क्या हो जाएगा? गामा। तो बाह्य कोण जो R होगा
वो बीटा प्लस गामा यानी सुदूर स्थित अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। क्लियर इतनी बात। अब लगा देंगे नाउ स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे में साइन आर बराबर क्या होता है? n2 बटे में n1। n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही हो, और n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही हो। तो जा रही थी n1 से, गई किस में है? n2 में, इसलिए n2 ऊपर लिखा है, n1 नीचे लिखा है। यहाँ पर यदि हम इस गोली पृष्ठ का व्यास छोटा मानकर चलें तो जो कोण आई और आर होंगे ये बहुत सूक्ष्म कोण होंगे, ठीक है, यानी इनकी ज्या छोड़ देंगे। यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो, यदि गोली पृष्ठ का व्यास क्या हो भाई? छोटा हो, तो जो साइन आई होगा वो आई के बराबर भैया हो जाएगा, तथा जो साइन आर होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। मान रख देंगे तब दिखाई पड़ रहा सभी को। साइन आई के स्थान पर आई रख देंगे, आर के स्थान पर आर लिख देंगे, बराबर n2 बटे में n1, बराबर n1 का गुणा आई से हो जाएगा तो आई n1 बराबर n2 का गुणा आर से हो जाएगा तो आर n2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस समीकरण में देखिए आई आया आर आया, इस समीकरण 1 में आई और आर का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में आई व आर का क्या करने पर भाई? मान रखने पर, आई व आर का मान रखने पर। आई का मान कितना आया है? अल्फ़ा प्लस गामा, तो अल्फ़ा प्लस गामा रख दिया, यहाँ पर है n1 लिख दिया, बराबर आर का मान है बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा लिख दिया, और n2 में है n2। क्लियर। अब गुणा कर लेंगे भैया, अल्फ़ा का गुणा n1 से हो जाएगा अल्फ़ा n1, गामा का गुणा n1 से हो जाएगा गामा n1, बराबर बीटा का गुणा n2 से हो जाएगा बीटा n2, और गामा का गुणा n2 से हो जाएगा गामा n2। क्लियर। गामा वाले एक तरफ कर लेंगे तो देखिए गामा n1, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं? अल्फ़ा n1 लिखा रहने देते हैं, बीटा n2 को इधर ले आते हैं, है ना, और इधर गामा n2 है ही है, इस गामा n1 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का गामा n1 हो जाएगा। अल्फ़ा n1 माइनस बीटा n2 बराबर इन दोनों में गामा कॉमन ले लेंगे तो n2 माइनस n1 हो जाएगा। इसको यहाँ पर मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। अब इस समीकरण में देखने को एक चीज़ हमें मिल रही कि जो अल्फ़ा बीटा और गामा है ये 3 कोण आ रहे हैं, इन तीनों कोणों का मान निकालेंगे। एक बात तो ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पर जो गोली उत्तल पृष्ठ इसका व्यास छोटा माना है, और जब गोली उत्तल पृष्ठ का व्यास छोटा माना है तो जो बिंदु ए होगा वो पी के करीब आ जाएगा धीरे धीरे करके, और इस तरीके से आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण होंगे बहुत छोटे कोण होंगे। जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण छोटे कोण होंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा कोण भी बहुत छोटे कोण होंगे। तो इनका पहले मान निकालेंगे, लिखेंगे चूँकि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, गोली पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है, इसलिए अल्फ़ा बीटा व गामा बहुत छोटे कोण होंगे। क्या होंगे भैया? बहुत छोटे कोण होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? देखिए अल्फ़ा का मान निकालने के लिए हमको देखिए नीचे की दूरी पता है क्षैतिज दिशा की, और जो ये मैंने लंब खींचा इसकी दूरी को h मान लेते हैं। a से मुख्य अक्ष पर मैंने am एक लंब खींचा जिसकी लंबाई h मान के चलते हैं। तो जब लंब और आधार पता होता तो क्या लगाते हैं? tan अल्फ़ा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर अल्फ़ा कोण को मान लेंगे tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा बराबर लगा देंगे इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में ये वाली रेखा और ये छोटा सा इस में लंब हो जाएगा am, ठीक, बटे में आधार हो जाएगा आपका OM, O से लेकर के M तक की दूरी, लेकिन M पॉइंट P के बहुत करीब है तो AM बटे में OM को हम लिख सकते हैं OP, क्योंकि P के करीब M है तो M के स्थान पर P लिख सकते हैं। AM की दूरी भैया आपने H मानी है, और OP की बात करें O से ध्रुव तक की दूरी आपकी माइनस का U है, अभी आपने मानी थी OP बराबर माइनस U। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है।
बीटा की वैल्यू चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं, जगह तो है वैसे, चलिए इधर निकालते हैं बीटा की वैल्यू। तो बीटा हो जाएगा tan बीटा के बराबर, और बीटा कोण यहाँ पर बन रहा है तो ये वाला त्रिभुज लेंगे IAM। तो इसमें लंब तो आपका AM ही रहेगा, आधार आपका I से लेकर के M तक की दूरी IM हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आगे देखें तो हो जाएगा AM बटे में I से लेकर के M तक की दूरी नहीं पता, लेकिन I से लेकर के P तक की दूरी पता है। M पॉइंट P के बहुत करीब है तो इसको हम IP लिख सकते हैं, ठीक। AM का मान H है और IP प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी आपने -V मानी है, क्योंकि सामने की दूरी ऋणात्मक होगी। इसी तरीके से गामा कोण का मान निकाल लेंगे तो ये भैया आपका tan गामा हो जाएगा, और इसमें आपका हो जाएगा AM बटे में गामा कोण यहाँ बन रहा तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, लंब AM, आधार आपका MC हो जाएगा, और M पॉइंट P के बहुत करीब है तो इसको हम AM बटे में PC लिख सकते हैं। AM का मान H है और PC का मान वक्रता त्रिज्या कितनी है R है। इस तरीके से गामा का मान मिल गया। अब अल्फा बीटा गामा तीनों का मान उठा करके हम इस समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। बस हमें सूत्र पता चल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आसान है भैया, टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत आसान है, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन और है तो इधर रफ करना पड़ेगा भैया, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से ले डालिए, ठीक है, क्योंकि अब जगह हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा नहीं लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ले लिया होगा। इसको थोड़ा सा रफ करेंगे हम, फिर आगे जो है सॉल्व कराएंगे। चलिए भाई, इसको मैंने रफ कर दिया, ओके। चलिए लिखेंगे अल्फ़ा बीटा व गामा, अल्फ़ा बीटा व गामा का मान कहाँ पर रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में अल्फ़ा का मान रखेंगे तो आया है H बटे माइनस का U, देख सकते हो अल्फ़ा का मान H बटे माइनस का U, और गुणे में क्या है N1 माइनस बीटा का मान आया है आपका H बटे माइनस का V। तो H बटे में माइनस का V रखेंगे, माइनस चिन्ह लगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और N2 में आपका क्या था? N2 में आपका N2 था, बराबर गामा का मान आया है H बटे में R, और ये आपका है N2 माइनस का N1। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी। आगे यहाँ पर बात करेंगे, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे भाई, इधर रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। को थोड़ा सा रफ कर देते हैं जिससे अच्छे से व्यंजक निकल पाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों ने ले ही लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, इधर H कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस का N1 बटे में U प्लस का N2 बटे में V बराबर H बटे में R, और ये हो जाएगा N2 माइनस का N1। H से H कैंसिल हो जाएगा, सूत्र आपका हो जाएगा, पहले हम N2 बटे V लिख लेंगे प्लस वाला, फिर माइनस का N1 बटे क्या लिख लेंगे भाई U, बराबर इधर बच जाएगा आपका N2 माइनस का N1 और बटे में R। तो ये आपका आ गया गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। लेकिन ये सूत्र तब लगेगा जब दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग पता हो। यदि आपको बोला जाए विरल माध्यम के सापेक्ष, यहाँ पर कंडीशन लिख लीजिएगा, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक अगर आपको n दिया जाए, अपवर्तनांक n हो तो n का मान सभी को पता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक बटे में विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र को n के पदों में बनाएंगे। अभी तो अलग अलग अपवर्तनांक है, अब इसको n के पदों में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों से n1 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा N2 बटे में N1। देखिए N2 में कॉमन नहीं मिल रहा है तो N1 बटे में जाएगा, बटे में V माइनस यहाँ से कॉमन मिल रहा है तो 1 बटे U। यहाँ पर भी क्या करेंगे, N1 कॉमन ले लेंगे, ठीक, जिससे ये बन जाए, इसके स्थान पर n रख सकें। यहाँ से N1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा N2 बटे में N1 माइनस N1 कॉमन मिल गया तो 1 हो जाएगा, और बटे में आपका R हो जाएगा। N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, N2 बटे N1 ये किसके बराबर है? n। n क्या है? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो n बटे में V माइनस का 1 बटे U बराबर, इसके स्थान पर n लिख सकते हैं n माइनस 1 अपान में R। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर मैंने गोलीय उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कर दिया,
ठीक, ये जब अलग अलग माध्यम के अपूर्णांक दिए हों और ये जब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपूर्णांक दिया हो तो ये सूत्र लगाना है। अब बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है, मात्र 20 मिनट का समय लिया मैंने, ज़्यादा समय नहीं लिया, और 20 मिनट के इस समय में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है। कहीं पर कोई चीज़ दिक्कत आई तो दोबारा वीडियो को भाई रिवर्स कर लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।